Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन अकेडमी। बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 2, बिल्कुल नया चैप्टर करेंगे। चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो करते हैं बच्चे रिलेशन एंड फंक्शन ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। पहली बात तो ये कि मैं आपको सलाह दूंगा, अगर किसी बच्चे ने चैप्टर 1 नहीं किया है तो सबसे पहले चैप्टर 1 करें, क्योंकि बिल्कुल उससे रिलेटेड है। ठीक है, सेट्स, चैप्टर 1 सेट्स है ना। सेकंड ये कि बच्चे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी फर्दर आगे के चैप्टर से और फर्दर 12th क्लास से भी, 12th क्लास में इनफैक्ट काफ़ी सारे चैप्टर से कनेक्ट है। मैं बताता हूँ आपको। रिलेशन एंड फंक्शन आपका सबसे पहले तो 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भाई फंक्शन वहाँ पे भी आपने पढ़ना ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी चैप्टर 3rd से रिलेटेड है 11th क्लास में। एक चैप्टर 13 दैट इज लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, वहाँ पे भी इसका यूज़ देखेंगे आप। इसके बाद फर्दर आप 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास में आपने सबसे पहले तो चैप्टर 1 दैट इज ऑल्सो रिलेशन एंड फंक्शन, तो सेम ही चैप्टर हो गया ये तो है ना, रिलेशन फंक्शन। तो इसी चैप्टर के बारे में फर्दर आगे पढ़ेंगे है ना 12th क्लास में। फिर सेकंड ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, सेकंड चैप्टर 12th का। देन उसके बाद चैप्टर 5th कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देन चैप्टर 5th के चैप्टर 6 AOD दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन। चैप्टर 8 AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। चैप्टर 9 DE डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप खुद सोचो कि 12th क्लास में इसका कितना वास्ट यूज है। तो बच्चों इस इस चैप्टर को हम बहुत ही आराम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से का मतलब बहुत ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके बस आप पेशेंस रखिए और ध्यान दीजिए ऑन बोर्ड, दैट्स इट। मैं इतना कहना चाहता हूँ आपसे। स्टार्ट करें, चलो देखते हैं। तो बच्चे आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 की रिलेशन फंक्शन NCERT CBSE क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो देखते हैं बच्चे, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 जो स्टार्ट होती है वो होती है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स से। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स किसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो मतलब समझे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मतलब समझ में आना चाहिए। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स यानी कि कार्टेशियन से मेरा मतलब कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं, बिल्कुल ये वर्ड यहीं से लिया गया कार्टेशियन प्लेन से। ठीक है, तो इसीलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कहीं ना कहीं आप दो सेट का इनटू यानी कि A क्रॉस B आप निकाल रहे हो तो A इंटू बी है ना, A इंटू बी, इसीलिए प्रोडक्ट बोला गया है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स यानी कि सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी हम देखेंगे, बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी हमने। ठीक है, और 1 बाय 1 अच्छे से देखेंगे, मैं आपको समझाता हूँ और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो अकॉर्डिंग टू NCERT है ना, NCERT के अकॉर्डिंग। तो कहता है कि गिवन टू नन एम्प्टी सेट्स। भाई नन एम्प्टी सेट्स मैंने सेट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया सेट का मतलब होता है कि भाई कोई भी ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। तो लेट्स से 1 2 3 ये एक सेट है, 4 है ना। अब कह रहा है कि 2 सेट होने चाहिए और वो नन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब वो एम्प्टी ना हो, खाली ना हो। जैसे कि ये B सेट है, ये खाली सेट है, भाई इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये खाली सेट है, इसको हम 5 से भी लिख सकते हैं, है ना, बता रखा है चैप्टर 1 में सब चीज़ें पढ़ाई है आपको, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 2 नन एम्प्टी सेट यानी कि ऐसे सेट होने चाहिए जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट हो, है ना, खाली सेट नहीं होना चाहिए। तो कहता है कि गिवन 2 नन एम्प्टी सेट्स A एंड B। भाई 2 सेट मैंने मान लिए A और B, चलो यहाँ पे भी मैं कुछ लिख देता हूँ, लेट्स से 5 6 लिख देता हूँ। अब ये दोनों नन एम्प्टी सेट कहलाएंगे, है ना, कुछ इस तरीके के सेट है ना। कहता है कि गिवन 2 नन एम्प्टी सेट्स A एंड B फुल स्टॉप, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B दैट इज A क्रॉस B। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, हम A क्रॉस B बोलते हैं, पहली बात ये। फिर कहता है कि इज द सेट A क्रॉस B क्या आता है, ये भी एक सेट आएगा, ये भी क्या आएगा, ये भी आपके पास एक सेट ही आएगा, एक सेट ही आएगा ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। किस चीज में आएगा बेटे, ऑर्डर्ड पेयर्स में, यानी कि जो आपके पास सेट आएगा वो पेयर में आएगा। जैसे कि पेयर में, जैसे कि देखो यहाँ पे अगर मैं A क्रॉस B निकालता हूँ तो आपके पास कुछ पेयर मिलने वाले हैं, जैसे कि 1 का 5 के साथ जोड़ा बना दिया, है ना, 1 का 6 के साथ भी बना दिया, ठीक है, 2 का 5 के साथ बना दिया, ठीक है, 2 का 6 के साथ बना दिया,
ठीक है, फिर 3 का 5 के साथ बना दिया, फिर 3 का 6 के साथ बना दिया, फिर 4 का 5 के साथ बना दिया और 4 का 6 के साथ बना दिया। दैट्स इट। तो देखा आपने बेटा ए क्रॉस बी में आपके पास क्या मिला, एक सेट ही मिला है। आप चेक कर लो, ये एक सेट ही तो है क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही तो है ना, और वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, ये एक सेट ही है, लेकिन वो सेट किसमें, ऑर्डर्ड पेयर में। देखो ना आप, पेयर में लगे पड़े हैं सारे एलिमेंट, है ना। और ऑर्डर्ड क्यों, ऑर्डर का मतलब ये है कि एक क्रम में लगे हुए हैं, एक क्रम में। अब क्रम पहचानना पड़ेगा। देखो ना आपने क्या निकाला बेटा, ए क्रॉस बी। तो आप एक चीज नोटिस करो कि जो ए सेट के एलिमेंट है ना वो हमेशा पहली वाली एंट्री में मिलेंगे, आपको चेक कर लो। ठीक है, और बी सेट के एलिमेंट दूसरी एंट्री में मिल रहे हैं, आप चेक कर लो। भाई देखो ना, ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 है, आप पहली वाली में तो देख रहे हो 1 2 3 4, दूसरी एंट्री में थोड़ा ना देख रहे हो। ऐसी बी सेट के एलिमेंट दूसरी एंट्री में देख रहे हो 5 और 6 को। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया है ना, पेयर में लगे ही पड़े हैं। तो ऑर्डर्ड, मैं फिर पढ़ रहा हूँ कि ए क्रॉस बी क्या देता है, ए क्रॉस बी एक सेट ही देता है जो कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम ए एंड बी का। ठीक है, अब मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज भी देखते हैं। तो मैथमेटिकली दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, देखो ये आपको भी पता है, इसको ये फॉर्म मैंने पढ़ा रखी है, इसको क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने बता रखा है मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कि ए कॉमा बी कॉलन, जो पहली एंट्री है वो पहले सेट से आ रही है, देखो चेक करो, और दूसरी एंट्री दूसरे सेट से आ रही है, तो इसको कहते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, ये इसकी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होगी। अच्छा, अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है, ये भी एक एग्जाम्पल कह सकते हो, लेकिन मैं इसको और डिटेल में जाके पढ़ाऊंगा आपको, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, एटलीस्ट इतना स्पेस काफ़ी रहेगा। ये चीज़ भी अभी मेरे को बतानी है आपको, दैट्स वाई मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को 2 नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, तो लो मैं ले लेता हूँ, एक सेट मैंने ए ले लिया 1 2 3, एक सेट मैंने बी ले लिया लेट्स से 4 5, है ना। अब मैंने निकाला ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जैसे कि मैंने बताया आपको, पीछे भी बताया, लेकिन एक काम करते हैं, इसका और इजी तरीका देखते हैं। तो देखो ये जो सेट था ए, इसकी मैं मैपिंग करा रहा हूँ बी के साथ। ए सेट के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, बी के 4 5। तो बच्चे कैसे करना है आपने, देखो बहुत सबसे इजी तरीका है कि आप इसको इसके साथ मैपिंग कराओ, जितने भी एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है ना, ठीक है, उसकी मैपिंग सारे एलिमेंट्स के साथ करा दो। तो अब इसको साथ साथ लिखता भी रहूँ, जैसे कि ए क्रॉस बी क्या देख पा रहे हैं आप, भाई देखो 1 का 4 के साथ आया पेयर, है ना, 1 का 5 के साथ भी आया, फिर 2 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ, भाई 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, फिर उसके बाद 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, तो 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ, कंप्लीट। हाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है, दैट्स इट। तो बच्चे ऐसे करके आपने निकालना है ना, ऐसे करके। अब क्योंकि मैंने बताया कि कार्टेशियन जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं कार्टेशियन प्लेन से लिया गया है, तो इसको हम कार्टेशियन प्लेन, जो एनसीईआरटी में जो जनरली आपको बताया गया वो कार्टेशियन प्लेन से रिलेट करके बताया है, ये एनसीईआरटी का तरीका नहीं था। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने कुछ ऐसे बताया है कि जैसे कि ये वाले जो एलिमेंट है, इसको आप इस पे एक्स एक्सिस पे ले लो, लेट्स से 1 2 3, और बी सेट के आप वाई एक्सिस पे ले लो 4 5। अब इसके सामने ना बस डॉटेड लाइन खींच दो, और देख सकते हैं ना मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसको मार्क कर दो, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, दैट्स इट, और कहीं तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। अब इनके कोऑर्डिनेट लिख दो, कोऑर्डिनेट, यार कोऑर्डिनेट तो लिखने आते होंगे ना, 9th क्लास से पढ़ रहे हो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो बिल्कुल कोऑर्डिनेट लिखो। जैसे कि इसका क्या होगा 1 4, भाई x का 1 y का 4, 1,4 ही तो होगा कोऑर्डिनेट इसका। इसका होगा 2,4, फिर 3,4, और इसका क्या होगा 1,5, आप चेक कर लो, फिर 2,5, फिर 3,5। अब इसको आप यहाँ पे लिख दो, देखो ना 1 4, ठीक है, 1 4 के बाद 2 4 ये रहा। ठीक है, पहले ये ऐसे करके लिख लो जैसे मैंने लिखे ना, तो 1 4 1 5 1 4 1 5 2 4 2 5 2 4 2 5 3 4 3 5 3 4 3 5। ठीक है, इसको कहते हैं बच्चे कार्टेशियन। और हाँ, एक बात और, ये बेटा एक्सिस को रफ कर दो, ये तो बस आपके समझाने के लिए थी। ठीक है, बिकॉज अगर आप एक्सिस ले लेते हो तो बच्चे सेट तो कैसा भी हो सकता है ना, सेट तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का भी हो सकता है, राम श्याम, है ना, और गीता बबीता, ठीक है ना,
तो सेट किसी भी चीज़ का हो सकता है। अब मान लो कि नाम का ही है कि जैसे कि राम श्याम और गीता बबीता का सेट है, तो उसको थोड़ा ना कार्टेशियन प्लेन पे अपलोड करके दिखा पाओगे। तो दैट्स वाई कार्टेशियन प्लेन मतलब समझ रहे हो ना, एक्सिस नहीं दिखानी है आपने। और ये भी खैर आपने सीखना भी नहीं है, ये तो एनसीईआरटी में था तो मैंने आपको बता दिया। सिंपल तरीका यही है जो मेरे को भी अच्छा लगता है, आप इसी से करना, ठीक है। फिलहाल मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे को कुछ चीज़ें आपको समझानी है। ये मैंने रफ कर दिया है, जो मेरे को बताना था वो मैंने आपको बता दिया है ना। अब बच्चे कुछ रिमार्क्स पॉइंट हैं आपके एनसीईआरटी में, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि अब हमने जो ए क्रॉस बी सीखा उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन है ना। तो वन बाय वन हम उन ऑब्जर्वेशन को डिस्कस कर लें, फिर आगे की बात करेंगे, है ना। तो रिमार्क्स देखिए, पहला रिमार्क क्या है, कहता है कि इफ़ ईदर ए और बी सेट इज इम्पिटी, यानी कि ए और बी कोई भी सेट, दोनों में से कोई भी एक सेट इम्पिटी हुआ तो ए क्रॉस बी भी इम्पिटी होगा। इम्पिटी यानी कि नल सेट होगा। अब चेक करो कैसे, भाई मान लो कि ए सेट तो यही है, अब बी सेट के लिए 2 मिनट के लिए मान लो कि फाई होता, मतलब खाली होता। तो भैया जब आप इसको निकालते तो ऐसे निकालो, चलो भाई ए की तो मैपिंग हो गई 1 2 3 और बी में कुछ लिखे ही नहीं है। अब एक बात आओ, इसकी किससे करा रहे हो, हवा में थोड़ा ना करा दोगे मैपिंग, यहाँ पे एलिमेंट तो होने चाहिए ना। तो इसीलिए ए क्रॉस बी कुछ निकलेगा ही नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे मैपिंग कराई है तो एलिमेंट के साथ ही ना कराई है। अब बी सेट तो खाली सेट है, उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो आप मैपिंग नहीं करा पाओगे ना। तो मैपिंग नहीं करा पाओगे तो इसका मतलब ए क्रॉस बी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, वो भी खाली आएगा। लेकिन कब, जब ए और बी दोनों में से कोई एक खाली सेट हो तब, ठीक है। कंडीशन भी याद रखना, ठीक है बच्चों, ओके। अब कहते हैं कि इफ ईदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, अगर ए और बी में से कोई भी इनफाइनाइट सेट हो, इनफाइनाइट सेट भी आपने पढ़े हैं जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। लेट्स से कि ए ही ले लेते हैं, ए एक ऐसा सेट था नेचुरल नंबर का, और बी तो मान लो कुछ भी था, जैसे कि ए बी सेट जो है वो तो मैं सिंपल ए कॉमा बी मान लेता हूँ लेट्स से। तो एक बात हो, जब आप ए क्रॉस बी निकाल रहे होगे तो यार आपकी कोई लिमिट ही नहीं है निकालने की। आप खुद सोचो, देखो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ तो एलिमेंट चल ही रहे हैं ना, और यहाँ पे केवल ए और बी है। तो ये रहा ए सेट, ये रहा बी सेट। अब आप इसकी मैपिंग करा दी, इसकी मैपिंग करा दी, इसकी मैपिंग, कितनों की मैपिंग कराओगे मेरे भाई, एलिमेंट तो खत्म ही नहीं हो रहे ना, समझ रहे हो बात को। तो बच्चे जो ए क्रॉस बी आने वाला है वो भी इनफिनाइट ही आने वाला है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो पढ़ो, कहता है कि इफ ईदर ए और बी इज एन इनफिनाइट सेट देन ए क्रॉस बी विल बी एन इनफिनाइट सेट। तो ए क्रॉस बी भी इनफिनाइट सेट होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको भी मैं रफ करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, कहता है कि 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर है। अब 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। अगर 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पहला वाला इसके पहले वाले के इक्वल होगा और इसका दूसरा वाला इसके दूसरे वाले के इक्वल होगा। जैसे कि नीचे लिखा भी है x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी, ठीक है। अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे तो ऐसा होगा, ठीक है, ओके। अब अगला देखो, अगला, और वैसे देखो ये चीज़ यहाँ से भी पता चलेगी आपको, जो अगला मैं पढ़ाने वाला हूँ फोर्थ आपको। यार एक बात हो, इसके अंदर कितना एलिमेंट है, 1 2 3, इसके अंदर है 2 एलिमेंट, तो 3 इंटू 2 करा मैंने 6 आया। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ गई होगी मैं क्या समझाने वाला हूँ। भाई इसके अंदर जितने एलिमेंट है और इसके अंदर जितने एलिमेंट है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए क्रॉस बी के एलिमेंट पता चल जाएंगे कितने आने वाले हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि एन ऑफ ए में, यानी कि सेट ए में मान लो कि पी एलिमेंट है और सेट बी में क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे थे 3, यहाँ पे थे 2, तो 3 2 6, ऐसे यहाँ पे थे पी, यहाँ पे थे क्यू, तो पी इंटू क्यू, दैट्स इट। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाते हैं ऐसे, है ना, ओके। अब 5वां पॉइंट कहते हैं कि ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ये देखो ऑर्डर्ड पेयर है, ये इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कब बनता है, ट्रिपलेट यानी कि जैसे कि ये 1 2 2 पेयर मतलब 2 है, ट्रिपलेट मतलब 3 होंगे, कोई 1 4, इसके आगे कोई मान लो 5, लेट से ऐसा होगा ट्रिपलेट, है ना। लेकिन कब बनेगा यार, जाहिर सी बात है 2 सेट को तो करने से नहीं बनेगा, 3 सेट को करने से बनेगा। तो 3 सेट को ही करने से बनेगा ऑर्डर ट्रिपलेट। पढ़ लेते हैं पहले आगे क्या लिखा है, कहता है कि मान लो कि 1 2 3 ए है, ए क्रॉस ए, तब बनता है आपका ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी कि ये पेयर था, ये ऑर्डर ट्रिपलेट आ गया। और इसके ये जो ए बी सी आप देख रहे हो, तीनों के तीनों एलिमेंट ए से ही बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि तीनों सेट ही ए है। क्योंकि बच्चों ये आपके कोर्स में थोड़ा रखा है कि अगर आप ऑर्डर ट्रिपलेट पढ़ रहे हो
तो आपके पास सेट एक ही होगा, उसी का आपने ट्रिपलेट निकालना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए सेट मान लो क्या माने, एनसीईआरटी नहीं मान लेते हैं, मेरे ख्याल से हाँ ये रहा एग्जाम्पल नंबर 4 में दे रखा है 1 2, है ना, 1 2 मान रखा है, ठीक है। अब आपने ए क्रॉस ए निकालना है, सपोज ए क्रॉस ए, है ना, ये निकालना है। तो देखो ना ट्रिपलेट तो ऐसे ही निकलेगा। कैसे बनेगा भाई, देखो ये ए सेट है, ये भी ए सेट है भाई, ए में है 1 2, ए में भी है 1 2, तो इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, यानी कि ए क्रॉस ए तो मेरे को मिल चुका है। चेक करो भाई क्या मिला, ए क्रॉस ए मिला 1 1 1 2, फिर 2 1, फिर 2 2, है ना। अब आपने निकालना है लेकिन ए क्रॉस ए, यानी कि अब आप एक बार और बना लो इसको। देखो ये आ गया आपका ए क्रॉस ए और यहाँ पे आ गया ए। भाई तीनों को इंटू करो तो ए क्रॉस ए मिल जाएगा, इन दोनों को इंटू करके। तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट इसमें लिखता हूँ भाई, क्या क्या थे, 1 1 थे, 1 2 था, 2 1 था और 2 2 था। और यहाँ पे ए में क्या थे, 1 और 2 थे। अब भैया इसका इसके साथ, 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 बस लिखना रह गया है। तो ट्रिपल ए यानी कि ए क्रॉस ए इक्वल्स टू, भाई देखो ना 1 1 का 1 के साथ, तो क्या आएगा, ट्रिपल 1 आ जाएगा भाई। 1 1 का 1 के साथ करेंगे, फिर 1 1 का 2 के साथ, तो 1 1 2 आ जाएगा, है ना। फिर ये तो हो गया। अब 1 2 1 चेक कर लो, फिर 1 2 2, तो 1 2 2, फिर उसके बाद इसका भी हो गया। अब 2 1 1 2 1 1, फिर 2 1 2 2 1 2, इसका भी हो गया। 2 2 1 2 2 1, अब 2 2 2, तो 2 2 2 कंप्लीट। अब देखो ना इसके अंदर कितने आने चाहिए थे बेटा, यानी कि चौथे वाले को अगर हम देखो तो कितने आ रहे हैं भाई, एलिमेंट कितने आ रहे हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या किया कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है वो देख लो। तो एक ए के अंदर 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ही तो करोगे, यानी कि 8 एलिमेंट आने चाहिए। चेक करो 8 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 8 आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश तो पूरी की है समझा सकूँ, ठीक है, कोशिश तो पूरी की है। बाकी अभी आप क्वेश्चंस के अंदर देखोगे बहुत सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने बाकी हैं, तो इसी के अंदर सारा टाइम वेस्ट हो जाए वो चीज़ भी ठीक नहीं लगती है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर आगे देखते हैं। अब जो इंट्रो था वो तो ऑलमोस्ट हो गया है पहले एक्सरसाइज का। अब कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। तो जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो, तो मैं एनसीईआरटी ले लेता हूँ और इसका एग्जांपल नंबर 1। तो बच्चों जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे मैं कोशिश करूँगा कि उसमें आपको हिंट दे दूँ, है ना। टाइम भी थोड़ा सा सेव करना ज़रूरी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो बच्चे फिर उसको देखना पसंद नहीं करते हैं जनरली ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और ये पेज नंबर आपके 32 पे है, एनसीईआरटी की समस्या। तो देखो कहता है कि इफ यदि x + 1, y - 2 इक्वल है 3, 1 के, फिर आगे इसने बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप x और y की वैल्यू बताइए। यार एक बात बताओ, ये क्या है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर ही तो लिखा है, और ये ऑर्डर्ड पेयर देखो चेक करो, बीच में इक्वल टू का साइन है, और आपसे बोला गया कि x और y की वैल्यू आपने बतानी है, ठीक है। तो x = क्वेश्चन मार्क और y = क्वेश्चन मार्क, तो आपने x और y की बतानी। अभी मैंने आपको रिमार्क में ये बात पढ़ाई थी कि 2 ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होते हैं तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल होगा, ये बात बताई थी ना। तो बस उसी का यूज़ करना है। तो यूजिंग या फिर टेकिंग इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर की जब मैंने इक्वालिटी ली तो बेटा x + 1 को मैंने 3 से इक्वेट करा दिया, है ना, एंड y - 2 को मैंने 1 से इक्वेट किया है। तो x = 3 - 1 होगा एंड y = 1 + 2 होगा। चेक कर लो, तो x की वैल्यू 3 में से 1 गया तो 2 आ गई, एंड y की वैल्यू 3 आ गई। चेक कर लो। तो बच्चे इतना सही क्वेश्चन था और ये निकालना था बस x और y। और बच्चों 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है,
ठीक है, 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 2x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, अभी मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लेते हैं हाथ क्या, जो कि पेज नंबर तो सेम 32 पे ही है NCERT में। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है कि इफ P इज इक्वल टू, देखो आपके पास एक सेट है P जो कि A, B, C और एंड Q इज इक्वल टू, Q एक सेट है जो कि है R स्मॉल लेटर में, है ना। कहता है कि फॉर्म द सेट्स P इंटू Q एंड Q इंटू P आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल क्वेश्चन मार्क। यानी कि इसने ये बोल दिया है, ये आपसे पूछ लिया है कि बच्चे अगर P ये है और Q ये है तो क्या P इंटू क्यू करने पर और Q इंटू पी करने पर आंसर सेम मिलेगा, मतलब इक्वल मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो देखो इक्वल तो ऐसे कभी नहीं मिलता, बट फिर भी हम करके दिखाएंगे, है ना, करके दिखाएंगे। तो देखो हमने पहले P इंटू क्यू निकालना, बना ले, थोड़ा सा इजी रहेगी आपके लिए। ये R है ना, ये की पॉइंट है और ये Q सेट है। अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये नहीं निकलेगा, आप चेक कर लो। तो P क्रॉस Q कितना आ रहा है, ये आ रहा है बेटा A का R के साथ, B का R के साथ, C का भी R के साथ। तो बेटा वहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, है ना। और Q इंटू P निकाल लो, Q इंटू P निकाल लो, तो Q इंटू P। देखो हमेशा याद रखे करो क्योंकि जो पहली एंट्री है वो पहले सेट से ली जाती है, तो इसका मतलब मेरे को Q को इस तरफ रखना पड़ेगा और P को इस तरफ रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है R और यहाँ पे ABC, तो Q का A के साथ, सॉरी R का A के साथ, R का B के साथ और R का C के साथ। ठीक है, तो क्या आने वाला है Q RA और RB और RC। ठीक है, अब आप खुद चेक करो कि क्या P इंटू क्यू क्यू इंटू पी के इक्वल है। भैया मेरे को तो नहीं दिख रहा है इक्वल, क्योंकि ए आर और आर ए में अंतर होता है, फर्क होता है बेटा, दोनों अनइक्वल है ना। क्योंकि यहाँ पे भी बात बताई थी ना कि ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, जब पहला पहले के इक्वल और दूसरा दूसरे के इक्वल हो। तो हमने यहाँ से एक कंक्लूजन और सीखा कि भैया ए इंटू बी और बी इंटू ए अलग अलग होते हैं। सो देयरफॉर वी कैन से P इंटू क्यू इज नॉट इक्वल टू, ये हमने कंक्लूड किया कि भैया ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे एक ऑब्जर्वेशन और निकल के आई। देखो ना, ध्यान दो, ऑब्जर्वेशन क्या आई कि अगर आपके पास P इंटू क्यू होता तो उससे आप Q इंटू P निकाल सकते थे। आपने सिर्फ पलटने थे, चेक कर लो। देखो ना, ए आर को आपने आर ए तो लिखा है, बी आर को आपने आर बी तो लिखा है, सी आर को आपने आर सी तो लिखा है। तो एक बात क्या समझ में आई कि भैया अगर आपके पास A इंटू बी है ना, तो B इंटू ए निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसकी एंट्री को रिवर्स कर दो, सिर्फ एंट्री को रिवर्स कर दो, आपका काम हो जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो पॉज करके सोचो, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ना, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि बच्चों अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले जाके वो पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन का भी यूज़ होना है, यूनियन का भी यूज़ होना है, कॉम्प्लीमेंट का भी यूज़ होना है, वॉट जो भी आप पढ़ के आएंगे फर्स्ट चैप्टर में सब चीज़ का यूज़ होगा, तो इसीलिए वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में भी ये बातें क्लियर हो जाएंगी आपको। कहता है कि भैया आपके पास 3 सेट है, लेट A इक्वल टू 1 2 3, जो आप देख सकते हैं 1 2 3, और मैं NCERT में से पढ़ रहा हूँ, कॉमा B इक्वल टू 3 4, B इक्वल टू 3 4 एंड C इक्वल टू 4 5 6 एंड C इक्वल टू 4 5 6। आगे कहता है फुल स्टॉप क्या, फाइंड नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, ये चारों वैल्यू आपने फाइंड करनी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मुझे भरोसा है कि आप मेरे से सारे करवाने वाले हो, लेकिन मैं कोई सारे नहीं कराऊंगा, पहले बता रहा हूँ। मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ जितने पॉसिबल उतने, है ना। तो देखिए पहले की बात करते हैं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट की। तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो A कितना है, देखो A है आपके पास 1 2 3, ठीक है। फिर क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अब B इंटरसेक्शन C आप निकालना जानते हैं, B और C में जो कॉमन होता है वो चीज़। अब B ये रहा और C ये रहा, भाई कॉमन देख लो क्या है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, बस 4 ही कॉमन है। तो बेटा B इंटरसेक्शन C कितना आने वाला है, 4 ही आने वाला है।
इसके अलावा कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट है। अब इन दोनों का क्रॉस निकालूंगा, ठीक है। सॉरी मैंने एक ही लिख दिया, ऐसे लिख दिया होगा, मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट किया। देखो ना, एक की वैल्यू ये रही और क्रॉस ये रहा, और बी इंटरसेक्शन सी यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन ये रहा। अब भाई दोनों का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट कह रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखो 1 का 4 के साथ, अभी तो इस टाइप का किया था हमने पीछे, तो 1 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ। आई होप कि कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें, सिंपल सा था, है ना। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ उस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा, इसे डायरेक्ट मत करो, क्योंकि स्पेस का मैं आप चारों पार्ट अगर करवा रहे हैं तो डायरेक्ट करना पड़ेगा। इसको देखो, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, तो लिख देता हूँ, चलो मैं ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। देखो ए और बी का क्रॉस, क्रॉस मतलब कार्टेशियन पर ए और बी का, तो देखो पहले के साथ, फिर पहले के दूसरे के साथ, दूसरे के पहले के साथ, दूसरे के दूसरे के साथ, ऐसे ही करते हैं ना। नहीं समझ में आया तो आप मैपिंग करो जैसे मैंने सिखाया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 1 3, भाई इन दोनों को कैलकुलेट करूँगा तो क्या आने वाला है, 1 3 आएगा, फिर 1 4 आएगा, उसके बाद वही 1 की तो हो गई, अब 2 3 2 4, 2 3 2 4, देन 3 3 3 4, 3 4 3 3 3 4, कंप्लीट, है ना। लेकिन अभी काम नहीं बना, अभी तो ये चीज़ निकली है। अब ये इंटरसेक्शन, इसके बाद ए का सी के साथ, अब ए का सी के साथ करना है, उसको मैं नीचे लिखूँगा, है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा वरना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन नीचे लगा दिया। देखो 1 4, अब चेक कर लीजिए, 1 4 1 5 1 6, है ना, 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5 2 6, देन 3 4, भाई देखो ना, 3 4 3 5 3 6, 3 4 3 5 3 6, कंप्लीट। अब भैया एक ये है बीच में इंटरसेक्शन, एक ये है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, आपने सेट में पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है सेट्स में। तो कॉमन देख लो, इन दोनों साइड में से जो कॉमन है आंसर आ जाएगा आपका। तो भैया 1 3 पहले देखते हैं 1 3, तो 1 3 इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं, 1 1 1 1 1 1 1 1 इसमें 1 3 तो निकलेगा, है ना। तो 1 3 तो कॉमन नहीं है, 1 4 कॉमन है, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, चेक कर लो दोनों में ना 1 4, तो 1 4 तो आने वाला है। 1 4 के बाद आगे चलते हैं 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 भी है, तो चेक करो 2 3 है कहीं ना, 2 3 नहीं है, तो 2 3 भी फेल हो गया। 2 4 हाँ 2 4 तो मिल गया बेटा, है ना, तो 2 4 आ जाएगा। 2 4 के बाद 3 3 3 3 3 3 3 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 3 3 3 4 3 4 है, हो गए सारे एलिमेंट चेक, है ना। तो यही आंसर होना चाहिए, बट मैं एक बार चेक करूँगा एनसीईआरटी में सेकेंड पार्ट मेरा, इसका आंसर 1 4 2 4 3 4, 1 4 2 4 3 4, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वैसे तो मुझे लगता नहीं कि अब ये दोनों पार्ट मेरे को कराने चाहिए, बट अगर फिर भी आप कहो तो हर्ज नहीं है देखने में, आप देख सकते हो। लेकिन ये वाला नहीं कराऊँ, चौथा पार्ट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आप देख रहे हो ना। तो ये तो बस देखो ना, आप खुद देखो भाई, आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी आपने यहाँ पे निकाल ही रखा है, ये देखो ये रहा ए क्रॉस बी, फिर बीच में इंटरसेक्शन यहाँ पे था, यहाँ पे यूनियन है, और ए क्रॉस सी ये भी निकाल रखा है। इन दोनों का यूनियन का मतलब क्या होता है, इसके भी सारे, लेकिन कॉमन को एक बार लेना है, ये आप जानते हैं। तो इसीलिए चौथे के लिए मैंने आपको हिंट दे दी, चौथा आप खुद करना। मैं तीसरा आपको बता देता हूँ कि तीसरा थोड़ा सा छोटा है तो जल्दी हो जाएगा। तो ए सेट में लिखने जा रहा हूँ, ए सेट क्या था 1 2 3, फिर क्रॉस बी यूनियन सी। अब बी और सी का यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन क्या होता है बेटा, सॉरी सेट को उसमें लिख दिया, तो बी और सी का यूनियन। तो देखो ना 3 4, भाई 3 आएगा, 4 आएगा, उसका 4 तो आ गया, दोबारा तो लिखते नहीं, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। आप चेक करो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। भाई 3 4 तो आ ही गया था, है ना, 5 6 देखो ना, सारे एलिमेंट तो है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, हाँ सारे आगे। अब इन दोनों का क्रॉस निकालना है ना, क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 1 3, अब देखो जल्दी जल्दी देखो, 1 3 1 4 1 5 1 6
2 3 2 4 2 5 2 6 2 के बाद 3 3 3 4 3 5 3 6 दैट्स इट कंप्लीट। आई एम श्योर कि यही आंसर होगा, तो मैं चेक भी नहीं कर रहा और गलती हो गई है तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। तो कंप्लीट फोर्थ पार्ट आप खुद देखेंगे। इसके बाद मैं एक बार पहले पढ़ लेता हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि मेरे को आगे कराने की ज़रूरत भी रह गई है या कुछ नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही मतलब पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाती है, तो मेरे को कराने की कोई ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी कुछ डिस्कस करना था तो कर लिया। तो तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ, चौथा पार्ट मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए, और एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने आपको ऑलरेडी ऑर्डर ट्रिपलेट में कराया था, तो चौथा एग्जाम्पल नहीं करा रहा, डू योरसेल्फ मैंने ऑलरेडी करा रखा है ऑर्डर ट्रिपलेट में, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 में कहता है, पढ़ लेते हैं, करा नहीं रहा मैं, लैंग्वेज ही लिखनी है और आपको अपने आप देख लेना। कहता है कि इफ़ आर इज द सेट, आर एक सेट है, वो आप भी जानते हैं, रियल नंबर के सेट को आर से डिनोट किया जाता है। आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कहता है कि व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर क्रॉस आर एंड ट्रिपल आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। यार देखो सिंपल सी बात है, आर क्रॉस आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा भाई? आर क्रॉस आर जो है एवरी, देखो ना, आर क्रॉस आर की अगर मैं बात करूं भी तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये ए कॉमा बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कॉलन ए की वैल्यू कहीं ना कहीं बिलोंग कर रही होगी, दोनों ही लिख देता हूँ ना, ए और बी दोनों की ही वैल्यू बिलोंग कर रही होगी आर से, यानी कि रियल नंबर से। सेम बेटा जो ट्रिपल आर होगा वो किसको करना होगा बेटा? वो कहीं ना कहीं ए कॉमा बी कॉमा सी की, वो ट्रिपलेट होता है ना, और ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों की ही वैल्यू आर को बिलोंग कर रही होगी, है ना। दैट्स इट, बस इतना ही तो था। लेकिन मैं एक बार एनसीईआरटी का आंसर जरूर पढ़ना चाहूँगा कि इन्होंने क्या लिखा है इसमें ना। तो ये कहते हैं कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है द सेट, एक सेट को आर क्रॉस आर के आगे इन्होंने यही लिखा है जो मैंने लिखा है यहाँ पे बोल पे। और कहता है कि विच रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है द कोऑर्डिनेट्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोऑर्डिनेट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। अब ये देखो ना, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट ही तो कहते हैं ना इसको। तो जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेट्स को ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को इन 2 डायमेंशनल स्पेस, जो कि 2 डायमेंशनल स्पेस में होता है ना, जैसे कि कार्टेशियन प्लेन मैंने आपको बताया भी था स्पेस। एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ट्रिपल आर, यानी कि आर क्रॉस आर है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द सेट दिस इज इक्वल टू दिस, यही लिखा है एनसीईआरटी में। फिर आगे इन्होंने बोला है, इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि विच रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा किसको? ये रिप्रेजेंट कर रहा है द कोऑर्डिनेट्स, किस चीज़ को? कोऑर्डिनेट्स को। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ये किस में होंगे बेटा? 3 डायमेंशनल स्पेस में होंगे, 3D में, क्योंकि ABC तीनों आ गए ना, तीनों एक्सेस हो गए ना, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। तो ये 3D को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3D डायमेंशनल के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स इट, इतना ही था। इसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, उसको हम देखेंगे, देन उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। कहता है एग्जाम्पल नंबर 6 में, इफ़ ए कॉमा बी, यानी कि आप यहीं पे देख लो शॉर्ट में, एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर चलो लिख ही देता हूँ, आप कहोगे गुस्सा हो जाओगे, 33 एनसीईआरटी। तो शॉर्ट में बता देता हूँ, आपको ए क्रॉस बी दे रखा है, ए क्रॉस बी आपके पास है कितना बेटा? पी कॉमा क्यू, उसके बाद क्यू कॉमा आर, देन सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, पी कॉमा आर था, पी कॉमा क्यू के बाद था पी कॉमा आर, यहाँ पे पी है, पी कॉमा आर, फिर एम कॉमा क्यू, उसके बाद एम कॉमा आर, दैट्स कंप्लीट। हाँ, कहता है कि फाइंड ए एंड बी, यानी कि हमें ये ए सेट और बी सेट निकालना है। यार बहुत अच्छे से देखो ना, आपने क्या सीखा कि हमेशा पहली एंट्री पहले सेट को बिलोंग करती है, यानी कि जो इसके पहले एलिमेंट है वो ए से आ रहे होंगे, जो इसके दूसरी वाली एंट्री के एलिमेंट है वो सेट बी से आ रहे होंगे। तो आप लिख दो ना भैया, ए सेट क्या होगा? ठीक है, ऑल फर्स्ट एंट्री तो होंगी, तो ऑल फर्स्ट एंट्री यानी कि पी है, ये तो पी है, दो तो एलिमेंट आते नहीं सेम, एम है और एम है, यानी कि पी और एम ही तो आ रहे हैं, है ना। तो बेटा ए सेट तो यही होगा, पी और एम। और बी सेट की बात करें, कॉमा डाल के यहीं पे कम जगह है, तो वो होगा क्यू आर, यानी कि क्यू आर ही होगा, क्योंकि बेटा एलिमेंट आपको मैंने बता रखा है, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा चैप्टर का। मैंने कोशिश तो बहुत की है आपको समझाने की, बट फिर भी कहीं पे कमी छूटी हो तो उसके लिए सॉरी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बाकी कमेंट करना तो कोशिश करूँ अगली बार और बेहतर करने की, है ना। फिलहाल मैं क्लास को ओवर करने जा रहा हूँ,
आप वीडियो को पॉज करके, मैं साइड में रहता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना उस पॉइंट पे, दैट्स इट। ओके, तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। बट बिफोर दैट मैं आपसे चाहूँगा कि आप फर्स्ट ट्राई भी जरूर करें, ठीक है, ट्राई जरूर करें, जिससे कि जब मैं कराऊंगा 2.1 तो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए। चलो नाउ बाय, टेक केयर।